And here we go. This is serious mentor for 12th accounts. कैसे राजा? और वेल सेट क्या मेरी आवाज आ रही है? तो चलो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ। मास्टर क्वेश्चन है तो मास्टर क्वेश्चन समान वो लगना चाहिए। सो वी हैव द मास्टर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ये क्वेश्चन विल हेल्प यू, या आपकी पूरी मदद करेगा कि बॉस हमको लाइफ में पीस रहे एडमिशन ऑफ चैप्टर में। ठीक है, चलो। A, B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a partner with effect from 1st April 2020. Balance sheet as on 31st March 2020 is as follows. कैपिटल A का B का, जनरल रिजर्व को कभी कभी फंड के नाम से भी लिखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे सर? इसको हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड ऑब्लिक रिजर्व। सर अब देखिए, डिपेंड करता है पीछे क्लेम कितना है, पीछे क्लेम कितना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अभी मेरे को एक एडजस्टमेंट ध्यान आया जो मैं डालना भूल गया था, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, तो मेरा ये 40,000 हो जाएगा। एक चीज अमेंड किया बस मैंने, जो कि मेरे को अभी ध्यान आई, डालना था बट नहीं डाला, भूल गया था, इससे डाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑब्लिक फंड का क्या करेंगे? पीछे हमें क्लेम चेक करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हम क्या करेंगे? हमें इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में फ्लक्चुएशन है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स बिल पेबल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है, नो चेंज। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक बिल रिसीवेबल सन्ड्री डेटर, डेटर में से प्रोविजन माइनस इन्वेस्टमेंट जिसका खरीदी रेट है 25,000 बट आज का मार्केट वैल्यू 20,000 है, कैश एट बैंक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 30,000। सीज टू बी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब सर सबसे पहले ही विल ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। अब सबसे पहले यहां क्या बोला है? कैश। क्या यहां पे कैश अकाउंट है क्या? नहीं, मतलब क्वेश्चन हमें ऐसा बताना चाह रहा है कि मैंने वहां पे कैश लिखा है बट रियलिटी में मैं बैंक बोलना चाहता हूं। ओके, अगर वहां पे कैश और यहां पे भी कैश अकाउंट होता था तो हम कैश ही मानते थे, बट वहां पे कैश है और यहां पे बैंक बोला गया है, तो हमें बैंक अकाउंट कंसिडर करना है हर जगह। ओके, तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग, ये रिवैल्यूएशन के बारे में बता रहा है। अच्छा, सबसे पहले एक सिंपल चीज करते हैं, पहला ए और बी, इन दोनों के बीच में पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी कितने शेयर के लिए आया? सी आया है 1/5 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। आप ये चीजों को देख के बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू माय ओल्ड रेशियो दैट इज इक्वल टू 3:2। मैं अलाइंड हूं बेटा, आप बिल्कुल सही हो, लेकिन इधर मुद्दा क्या है? यहां आगे आप पढ़ोगे कि कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांटना है, तो अब क्या मेरे पास न्यू पीएसआर है क्या? नहीं, तो न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। देखो, आपको यह समझ में आना चाहिए कब न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। न्यू पीएसआर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। क्या यहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट है? हाँ, इसलिए मैं न्यू पीएसआर कैलकुलेट करूंगा ऐसे सिनारियो में। ठीक है, जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा डायरेक्टली निकल सकता है, लेकिन फिर भी मैं न्यू पीएसआर कैलकुलेट कब करूंगा? जब कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में बोला गया है। ठीक है, आई रिपीट माय सेंटेंस, अच्छे से सुनो। नॉर्मली हम ये डेटा को यूज करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट होता है तो न्यू पीएसआर में होता है, तो मेरे पास न्यू पीएसआर होना जरूरी है। चल, तो अगर सी 1/5 शेयर लेगा तो ए एंड बी के लिए कितना शेयर बचा है?
ए और बी के लिए 4/5 शेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो अब ए का न्यू शेयर 4/5 शेयर इंटू 3/5, बी का न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/5, तो ये हो गया 12/25, ये हो गया 8/25, ठीक है मुन्ना। अब न्यू पीएसआर की अगर मैं बात करूं, ए बी सी 12/25, 8/25 और सी आया 1/5 शेयर के लिए, क्या डिनोमिनेटर मैच हो रहा है कि नहीं, इंटू 5, तो पर भी हो जाएगा इंटू 5। देयरफॉर मेरा न्यू पीएसआर हो गया 12:8:5 और मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, वो तो हमें पहले से ही पता चल गया था, ठीक है मुन्ना। चल अब सर आगे बढ़ते हैं, हमने न्यू पीएसआर तो कैलकुलेट कर दिया, अब गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹1,00,000। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 1,00,000 रुपए। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी सर, अब यहां पे जो ट्रीटमेंट होता है ये ना थोड़ा अलग सा ट्रीटमेंट होता है। दो टाइप से ट्रीटमेंट होता है, एक आपने सिखाया है, आपने खैर दोनों सिखाया है, बट दो टाइप से ट्रीटमेंट होते हैं। सर एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, हाँ, हिज शेयर ऑफ कैपिटल ₹1,00,000, ये मैं डालना भूल गया हूं। कैपिटल कितना लेके आएगा वो, 1,00,000 रुपए, और गुडविल ऑफ द फर्म भी कितनी है, 1,00,000। चलिए सर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो बंदा कैपिटल लेके आएगा, ये एक टाइप की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल and to premium for goodwill account। ₹1,00,000 वो कैपिटल के लिए ला रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है सर, सी का गेन कितना है, सी ने गेन किया है 1/5 शेयर, 1/5 बोलो या 5/25 बोलो, वन एंड द सेम थिंग है। 1/5 गेन किया है तो 20,000 गुडविल के लिए शेयर के लिए लाएगा, टोटल 1,20,000। और फिर आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइस किसने किया है, ए ने, तो ए का कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है, बी का कैपिटल अकाउंट। 20,000 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा कितना है, 3:2, तो ये हो गया 12,000, 8,000। ये एक तरीका है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो एग्जाम में। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 1,20,000, मतलब टोटल पैसा गुडविल प्लस कैपिटल मिला के मैंने सी के कैपिटल में डाल दिया, फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट।
20,000, ये हो गया 12,000 और ये हो गया 8,000। इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000। ओके, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, 1,20,000 क्रेडिट, 20,000 डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ये स्क्वायर ऑफ हो गया, आपस में कट गया। ए और बी में क्रेडिट, ए और बी में क्रेडिट, तो दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट सेम आता है। डन। तो मैं कौन सी करूंगा, मैं ये करूंगा, बट अगर आपने ये सीखी हुई है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मुन्ना, अगर वो जर्नल एंट्री पास करने बोलता है तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया और वो पैसा कैपिटल में लेके आ रहा है बैंक के थ्रू, तो वो भी हमने टेकअप कर लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 3,00,000, बी का है 2,00,000, अब गुडविल के लिए पैसा लेके आया जा रहा है और कैपिटल के लिए भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, फिर गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, लेकिन क्रेडिट में दो नाम है इसलिए 12,000 और 8,000। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसी में बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 और 8,000। चलो जर्नल एंट्री का इफेक्ट बता रहा हूं, देख लो। ए और बी को क्रेडिट, सी को डेबिट 20,000, लेकिन क्रेडिट में दो नाम थे इसलिए 20,000 को स्प्लिट करके लिखा दो नाम में, सी को क्रेडिट 1,20,000। बात खत्म, सिंपल सोबर हो गया। यस सर, तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया, हमने उनके बैलेंसेस लेके आ गए, हमने वो पैसा जो कैपिटल के फॉर्म में सी लेके आ रहा है वो भी हमने इफेक्ट दे दिया। अब यहां पे आएगा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है, और बैलेंस शीट का एसेट मतलब डेबिट होता है। तो डेबिट कितना है सर, डेबिट है 30,000। हमारे पास जनरल रिजर्व है जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड होता है, और लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन वर्कमैन क्लेम भी है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है चल, जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 20,000, वर्कमैन क्लेम 30, ये हो गया 20,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, और इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो चुका है 20,000। ठीक है, वर्कमैन क्लेम कितना है 10,000। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों को राइट ऑफ करना है, टेक्निकली तो सबको राइट ऑफ करना है। क्रेडिट को राइट ऑफ करना है तो डेबिट, डेबिट को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है, डेबिट को राइट ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। जनरल रिजर्व में क्रेडिट है, क्रेडिट को राइट ऑफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट।
ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, तो उसमें रहेगा क्रेडिट, क्रेडिट को राइट ऑफ करना है तो डेबिट, तो WCR अकाउंट डेबिट, और क्लेम है, क्लेम है तो क्लेम आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके सर, डन। और इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, स्पेस का इशू है। IFR अकाउंट डेबिट, अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, डेबिट को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए, ये कितना है, 30,000, ये आपका 10,000, ये आपका रिजर्व है 15,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 5,000 से। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हो रहा है, 5,000 से। चलो अब करते हैं बाकी का हिसाब किताब। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाएगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ये हो गया आपका 20,000 ही होगा ना, नहीं 18,000 और 12,000, 18,000 12,000। ओके, जनरल रिजर्व डेबिट है तो इसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, टू ए का कैपिटल अकाउंट और टू बी का कैपिटल अकाउंट। 12,000 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। जब भी WCR दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या IFR में क्रेडिट साइड कम रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्रेडिट साइड कम रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। डेबिट साइड कम रहेगा, रीवैल्यूएशन में डाल देना। यहां पे क्रेडिट साइड कम है तो टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, 20,000 बचा, 12,000 और 8,000, यहां पे कितना बचा, 10,000, तो 6,000 और 4,000। 10,000 को आपने 3:2 में बांट दिया। चलो अब इनका इफेक्ट दे देते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं, ए का क्रेडिट, बी का क्रेडिट, ए 12,000 क्रेडिट, बी 8,000 क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम है, जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर ए क्रेडिट बी क्रेडिट 12,000 और 8,000, और फिर 6,000 और 4,000। 12,000 8,000 क्रेडिट, डेबिट में किसका नाम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 6,000 और 4,000 क्रेडिट, डेबिट में किसका नाम है, IFR अकाउंट का। और सर एक चीज भूलना मत, एक चीज आप भूलना मत, वर्कमैन क्लेम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिख देना। वर्कमैन क्लेम कितना है, 10,000। और सर आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है तो इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू लिख दो,
इन्वेस्टमेंट हो गया आपके अब 30,000 से 25,000 पे। 30,000 से 25,000 हुआ ना भाई, 25,000 से 20,000 हो गए। तो अभी इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू कितना है? 20,000। सॉर्टेड है राजा सबको? मैंने हर चीज का इफेक्ट देते चल रहा हूं। वर्कमैन क्लेम एक लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ तो मैंने न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दिया बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, यहां तक तो सॉर्टेड है। अब सर आते हैं पहली, लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। जब भी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड नाम के शब्द दिखते हैं तो हम कुछ फॉर्मूला बनाते हैं, हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं। बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है ना, वो टेक्निकली 100% नहीं है, वो 110% है। हमको क्या चाहिए? 100। अगर 110% 2,20,000 होता है तो 100% कितना होगा? x। तो इसका हमने फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का सीधा सीधा फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो अमाउंट कितना है? 2,20,000 इनटू रेट कितना है? 10 अपॉन 100 प्लस रेट 110। तो ये कितना हो गया? 2,20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, ये हो गया आपका 20,000। इसका मतलब जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है वो 20,000 से ओवर वैल्यूड है। वो 20,000 से क्या है? ओवर वैल्यूड। ठीक है? या कुछ बच्चों को ऐसा समझा हुआ है कि सर एक काम करो ना, हम निकाल लेते हैं एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो इंटू 100 अपॉन 110। तो इसका एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया? 2,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 110। तो एक्चुअल वैल्यू उसका हो गया 2 लाख। 2,20,000 की चीज की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मींस 20,000 से ओवर वैल्यूड है। या तो आप ओवर वैल्यूड कैलकुलेट कर लो कितना है, या तो आप ये निकाल लो नई वैल्यू कितनी है और कंपेयर कर लो ओल्ड से, ज्यादा कम आप निकाल लेना। आई बिलीव सो दोनों चीजों में सबको सॉर्टेड है। तो सर मेरी न्यू वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू है 2 लाख रुपए। आपने कितनी दिखा रखी है? 2,20,000। तो आपने 20,000 ज्यादा दिखा रखी है, ओवर वैल्यूड है, तो आपको कम करना पड़ेगा। एसेट को कम करना मतलब नुकसान, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, अब सर अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है, अंडर वैल्यूड का एकदम सिंपल है, सेम अमाउंट इनटू रेट। ओवर वैल्यूड में 100 प्लस रेट था, अंडर वैल्यूड में 100 माइनस रेट है। और अगर मुझे न्यू वैल्यू निकालनी है अंडर वैल्यूड के केस में, अमाउंट इनटू रेट के जगह इनटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। अरे कुछ नहीं, सेम है ना, रेट 10% है, 100 माइनस 10, या रेट के जगह हमने 100 कर दिया, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला गया है हमें प्लांट एंड मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 1,80,000। 1,80,000 इंटू 20 अपॉन 100 माइनस 20।
1,80,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20, तो आपका कितना हो जाएगा ये 1,80,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 80, 45,000। 45,000 से मेरी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम है तो बढ़ा देंगे। अच्छा यहां पे आ जाओ, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, 2,25,000। मेरी न्यू वैल्यू कितनी है 2,25,000, पुरानी कितनी थी 180, 180 की चीज 2,25,000 की हो गई, मतलब 45,000 से बढ़ाना है। जैसे आपको कैलकुलेट करना आप कर सकते हो। तो मेरी न्यू वैल्यू कितनी है 2,25,000। दैट इज फायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। $45,000। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले दो हो गए। स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 1 लाख। टू शब्द मतलब न्यू वैल्यू, तो स्टॉक की न्यू वैल्यू कितनी है 1 लाख, पुरानी कितनी थी 90, 90 लाख की चीज 1 लाख हो गई। फायदा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। $10,000 से स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया। चलो तो अब आपका बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिखेगा 1 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10%। रुक जाओ, भावुक मत हो जाओ। ये फोर्थ लाइन को एक और लाइन मेंशन्ड है, देयर इज अ डेटर हु इज नाउ हु इज बैंकरप्ट, हु इज बैंकरप्ट amount due to him is 6,000। थोड़ा इंग्लिश में एरर हो गया था आई बिलीव। तो एकदम सिंपल बात है, एक डेटर है जो कि बैंकरप्ट हो गया है और उससे 2,000 रुपए लेने हैं। क्या वो इंसान बैंकरप्ट होने के बाद मुझे पैसा देगा क्या? नहीं, तो मेरा बैड डेट्स भी हो गया है। तो अब सब यहां पे ध्यान दो, एक फॉर्मूला है बैड डेट्स प्लस एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स के दो इफेक्ट होते हैं, यहां पे प्लस और डेटर में से माइनस। तो आपका डेटर कितना है बैलेंस शीट में 1 लाख, 1 लाख में से एडिशनल बैड डेट्स माइनस। एडिशनल बैड डेट्स कहां गिवन रहते हैं? एडिशनल बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन रहते हैं। लेस ओल्ड प्रोविजन एड न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन के भी दो इफेक्ट हैं, फॉर्मूले में ऐड और डेटर में से माइनस। ओके सर, सॉर्टेड है। बैड डेट्स तो 0 है, एडिशनल बैड डेट्स 2,000 है, फॉर्मूले में ऐड डेटर में से माइनस। ओल्ड प्रोविजन कितना है देख लो, ओल्ड प्रोविजन 5,000 है, ओल्ड प्रोविजन 5,000 है। न्यू प्रोविजन कितना है सर? ये बचा 98,000, 98,000 का 10% 9,800 मेरा न्यू प्रोविजन है। 98,000 में से 9,800 माइनस कर दो 88,200 और यहां पे आ जाएगा 9,800। तो 2,000 माइनस 5,000 प्लस 9,800 6,800। ये कहां चले जाएगा 6,800?
ये 6,800 चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 6,800। और बैलेंस शीट के एसेट साइड डेटर कितना दिख रहा है? डेटर पहले 1 लाख थे, उसमें से 2,000 के बैड डेट हो गए, कितने बचे? 98,000। 98,000 में से न्यू प्रोविजन माइनस कर दिया, 9,800। तो 98,000 माइनस 9,800 88,200। 88,200। चलिए सर, थोड़ा ना बैड डेट्स के रिगार्डिंग ना हमें प्रैक्टिस करवा देना इसी चैप्टर के अंदर। लो भाई, मैंने 3 कॉम्बिनेशन आपके लिए बना के रखे हैं। मुझे पता है कहां कहां पे आपको एरर्स आ सकते हैं या कहां कहां आपको डिफिकल्टी लगती है, मैंने वो चीज ऑलरेडी कवर कर ली है। ओके सर, वर्कमैन के बारे में आपने कवर कर लिया है? हाँ सर। आईएफआर के बारे में कवर कर लिया है? हाँ। कैपिटल एडजस्टमेंट में भी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए? हाँ। तो मैंने पूरा कंक्लूसिव बनाया है ये क्वेश्चन को। जो जो चीजें जहां जहां पे आपको दिक्कत जा सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है सर, सॉर्टेड है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया। अ क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज हेंस टू बी रिटर्न बैक। एक क्रेडिटर है, वो 5,000 रुपए अपने नहीं लेगा। इसका मतलब 5,000 रुपए देने हैं क्या? नहीं, ये मेरे लिए फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिटर कितना? 5,000। अच्छा, मेरे को एक लाइन आपके साथ पढ़नी है, एक लाइन आपके साथ पढ़नी है। अशोक, एक सेकेंड, वो लाइन कहां पे? बिल पेएबल ऑफ ₹5,000 वॉज डिसऑनर्ड। एकदम सिंपल है। बिल पेएबल डिसऑनर अगर हुआ तो जितने अमाउंट से डिसऑनर हुआ उतने अमाउंट से बिल पेएबल को कम कर देना और क्रेडिटर को बढ़ा देना। इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन में मत करना। सर, अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो क्या? अरे कुछ नहीं, बिल रिसीवेबल को कम कर देना और डेटर को बढ़ा देना। यहां पे क्या बोला गया है? बिल पेएबल डिसऑनर हुआ है, कितने का? 5,000 का। तो बिल पेएबल आपका कम हो जाएगा और क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो आपके पास बिल पेएबल है? हाँ जी सर, बिल पेएबल है 35,000 और क्रेडिटर कितने हैं? क्रेडिटर है 50,000। ओके, बिल पेएबल 35,000। 35,000 में से 5,000 का डिसऑनर कर दिया हमने, बिल पेएबल से कम, क्रेडिटर में बढ़ा देना। क्रेडिटर कितने हैं? 50,000। 50,000 में ये 5,000 बढ़ा देना। और क्रेडिटर में एक और एडजस्टमेंट है जो हमने रीवैल्यूएशन में डाला था। एक 5,000 का क्रेडिटर है जो अपने पैसे नहीं मांगने वाला, तो उसको पैसा देना नहीं है, फायदा रीवैल्यूएशन क्रेडिट और क्रेडिटर को कम कर देंगे। तो ये हो गया आपका 30,000। अगर वो क्रेडिटर जिनको पैसा नहीं देना था अगर उनको माइनस नहीं करते थे तो ये 55,000 हो जाता था, लेकिन हमने उनका माइनस कर दिया क्योंकि उनको पैसा नहीं देना है। तो ये 50,000 का 50,000 ही है। कंफ्यूज मत होना, दोनों फिगर सेम है लेकिन अलग अलग है। कैसे? ये 5,000 रीवैल्यूएशन से आ रहे हैं, वो इंसान जिसको पैसा नहीं देना है
वो मर गया या वो मांगने नहीं वाला है, जो भी, मतलब मुझे 5,000 नहीं देने हैं। और दूसरा 5,000 कहां से आया? बिल पेबल डिसऑनर हुआ तो बिल पेबल में से लेस, क्रेडिटर में ऐड। ठीक है मुन्ना, चल आगे की बात करते हैं। An expense of 2,000 was paid by the firm to get the land and building revalued / certified। तो भाई साहब मैंने ना पैसे दिए थे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन निकलवाने के लिए, तो टू रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस या सर्टिफिकेशन एक्सपेंस, जो आप बोलो, ये 2,000 मैंने पे किए हैं तो बैंक में से जरूर माइनस करना, बैंक में से जरूर माइनस करना। चलो कहां तक हो गया? यहां तक कंप्लीट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मेरे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, क्या ये आपके लिए, ये अक्रूड है? हाँ, अक्रूड मतलब रिसीवेबल, कमाई हो चुकी है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला, तो कमाई हो चुकी है, क्या हमने उसकी अकाउंटिंग की है? क्या नहीं, तो बाय इंटरेस्ट अक्रूड। अनरिकॉर्डेड इनकम, क्या वो पैसा आपको मिल गया? क्या नहीं, बैलेंस शीट के एसेट साइड, अक्रूड इंटरेस्ट 1,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इस टॉपिक में ना कहीं टीएस ग्रेव और डीके गोयल के बीच में झगड़ा है। लॉजिकली बात करते हैं। स्मिता फ्रॉम हूम 5,000 वाज रिसीवेबल वाज ट्रीटेड एज बैड डेट्स लास्ट ईयर। 5,000 उससे मिलने वाले थे बट हमें लगा वो नहीं देंगी, पैसा डूब गया तो हमने बैड डेट्स मान लिया। शी हैज प्रॉमिस टू पे, मेरे को एक बात बताओ, उसने वादा किया है पे करने का, क्या आपके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या नहीं। क्या ये अमाउंट मिलना सर्टेन है, कंफर्म है? नहीं। तो भाई साहब जब कंफर्म नहीं है तो हम क्या इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? क्या नहीं, तो इसका नो इफेक्ट। लेकिन उसके नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है, वो अलग है। वो एडजस्टमेंट क्या है एक बार सब पढ़ेंगे। Ashok from whom 15,000 was receivable was treated as bad debts last year and the same has been recovered from him। भाई साहब वो पैसा आपको रिकवर हो गया, कंफर्म रिकवर हो गया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट यूज होगा। आपको पैसा रिकवर हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। वो आपके लिए फायदा है रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 15,000। तो सर सिंपल है, कैश एट बैंक का कैलकुलेशन करते हैं। अलग से इसका वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, कैश एट बैंक का। ओके, बैलेंस शीट में कितना गिवन है? बैलेंस शीट में गिवन है 40,000। उसके बाद आपको बैड डेट्स रिकवर हुए 15,000 के, तो उसकी वजह से बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन आपने सर्टिफिकेशन करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग का आपने 2,000 रुपए पे किए, सर्टिफिकेशन एक्सपेंस 2,000 माइनस। अभी तक तो हिसाब किताब यही बना है। सर हमें एग्जाम में इसका वर्किंग नोट अलग से दिखाना है? नहीं, ये मैं आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। चलिए कहां तक पहुंच गए हम? ये हमारा पूरा पेज कंप्लीट हो गया। आगे अशोक फ्रॉम होम, अरे ये तो रिपीट हो गया। चलो, अरे होता है भाई, क्वेश्चन बना मैं खुद बनाता हूं ना, तो कभी कभी प्रिंटिंग एरर हो जाती है। ऑफेंड मत हो जाओ यार, ऐसे थोड़ी करना पड़ता, इंसान हूं मैं।
चलिए अब लास्ट लाइन क्या बोल रही है, पार्टनर डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी प्रपोर्शनेट इन द न्यू पीएसआर। अब सर क्वेश्चन ने मेरे को ये नहीं बताया कि न्यू पीएसआर के अंदर जब मैं एडजस्ट करूंगा तो क्या मुझे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है या कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। तो यहां पे अजम्पशन क्या रहेगा, ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश, ये अजम्पशन रहेगा। ठीक है, ये मेरा क्या रहेगा, अजम्पशन रहेगा। सर अगर करंट अकाउंट के थ्रू बोला, अगर करंट अकाउंट के वो थ्रू चाहता है तो उसको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा। सर आपके कैलकुलेशन में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो सारी बातें हो गई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और जो भी हिसाब किताब है करके खत्म करते हैं। कौन सा साइड ज्यादा है, आई बिलीव क्रेडिट साइड ज्यादा है। 45,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000, इंटरेस्ट अक्रूड 1,000 है ना। प्लस 15,000, 61 प्लस 15,000, ये हो गया आपका 76,000। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 76,000। 76,000 में से 20,000 हटा दो, 2,000 हटा दो, 6,800 हटा दो, 47,200 है। और ये 47,200 क्या है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, A is capital account, B is capital account. 47,200 into 3 divided by 5, 28,320, 47,200 into 2 divided by 5, 18,880। तो 28,320 प्लस 18,880, 47,200 फायदा है। तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर 28,320 और 18,820। चलिए अब टोटल लेते हैं यहां का भी, 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 28,320। देखो बेटा, क्योंकि हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट। जब भी आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना। एडजस्टेड कैपिटल सिंपल है, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। ए बी सी, टोटल ऑफ क्रेडिट में से क्या माइनस होगा, टोटल ऑफ डेबिट। टोटल ऑफ क्रेडिट कितना है, 3 लाख, 3,70,320, 3,70,320 टोटल ऑफ क्रेडिट ए का। बी का बात करें, 2 लाख प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 18,880, 24,880।
सी का बात कर ले, टोटल ऑफ क्रेडिट 1,20,000। टोटल ऑफ डेबिट की बात करते हैं। ए केस में 18,000, बी केस में 12,000, सी केस में 20,000। 18,000, 12,000 और 20,000। माइनस 18,000, ये हो गया आपका 3,52,320। ये कितना था? आई फॉरगॉट द फिगर। $2,46,880। 2,34,880 और ये हो गया 1,00,000। अगर हम रिटायरमेंट में होते थे, सॉरी अगर हम चेंज इन पीएसआर में होते थे, जो कि हम कर लिए ऑलरेडी, तो हम इसका टोटल लेते थे, इसे न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और कंपेयर करते थे। डन। बट हम एडमिशन चैप्टर में हैं, और एडमिशन चैप्टर में बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश बोला, तो जो इनकमिंग पार्टनर है ना, उसके कैपिटल को बेस लेना चाहिए। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। सर सीधी बात है, सी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। और कितना पैसा लेके आ रहा है वो? 1,00,000 रुपए कैपिटल ला रहा है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर का रेसिप्रोकल 5/1, तो ये हो गया 5,00,000। अब आपको 5,00,000 को बांटना है, 5,00,000 को बांटना है न्यू पीएसआर में। 5,00,000 को बांटना है न्यू पीएसआर में। तो हमें 5,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू पीएसआर में, और इसीलिए तो हमने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया था। तो ए का कितना होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए, सी का कितना होना चाहिए? सर हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 12:8:5, दैट इज 12/25, 8/25। तो 5,00,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 25, ए का होना चाहिए 2,40,000। हम बी की बात करते हैं, 5,00,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 25, क्या है इनके बीच में? 12:8:5 है ना। 5,00,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 25, इसका होना चाहिए 1,60,000। एंड बट ऑब्वियस सी का तो है 1,00,000 होना चाहिए, सी का 1,00,000 होना चाहिए। चल अब चेक करते हैं, ए का न्यू कैपिटल होना चाहिए 2,40,000। एक्चुअल में कितना है? 3,52,320। तो ए पैसा लेके आएगा कि ए पैसा लेके जाएगा? ऑब्वियसली सर वो लेके जाएगा। 2,40,000 में से 3,52,320, 1,12,320। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बी की। बी कितना लेके आया? बी का कितना है? सर बी का होना चाहिए 1,60,000, लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में कितना है? 2,34,880। 74,000
880। अब मैं आपको एक दिक्कत बता रहा हूं, सुनो। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर किया हुआ है, सॉल्विंग में नहीं, न्यूमेरिकली। क्या हो रहा है यहां पे ना, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। सर आपको कैसे पता गड़बड़ हो गया? देखो ये दोनों पैसा लेके जा रहे हैं कहीं ना कहीं 1,80,000 के आसपास, लेकिन उतना कैश बैलेंस तो मेरे पास है ही नहीं ना। तुम समझ रहे हो? तो मेरे को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 लाख करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 लाख। 2 लाख की जगह चलो 1.5 लाख कर देते हैं, या थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा मुझे, स्कोप ऑफ नेगोशिएशन। 1.5 लाख इंटू 5, 7.5 लाख। तो जहां भी रेलेवेंट चेंजेस करने पड़ रहे हैं मैं वहां पे कर देता हूं। 1.5 लाख कैपिटल के लिए और 20,000 गुडविल के लिए, टोटल 1,70,000। टोटल 1,70,000। टोटल कितना पैसा आ रहा है? 1,70,000। सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा एक एंड मोमेंट का चेंज आ रहा है, सिर्फ सिखाने के लिए और कुछ नहीं। बस हो गया, अब सॉर्टेड है। तो सर 7.5 लाख को 12:8:5 में बांट दो। 7.5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 25, 3,60,000। 7.5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाय 25, 2,40,000। 7.5 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 25, 1.5 लाख। सी का 1.5 लाख होना चाहिए और 1.5 लाख है। 1,70,000 क्रेडिट, 20,000 डेबिट, तो 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख है। अब ए और बी की बात करते हैं। ए का कितना होना चाहिए? सर ए का होना चाहिए 3,60,000। ए का है कितना? 3,52,320। तो ए पैसा लेके आएगा। बी की बात करते हैं, बी का होना कितना चाहिए? 2,40,000। है कितना? 2,34,000। तो 3,60,000 माइनस 352, 320। तो ये पैसा लेके आएगा 7,680, और 2,40,000, 234,880, ये पैसा लेके आएगा 5,120 रुपए। चलिए सर, दोनों पार्टनर पैसा लेके आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट। $5,120 और 7,680। ओके चलो, अब क्लियर हो गया पूरा। 1,70,000 यहां पे, 1,70,000 यहां पे। हमारे कैपिटल कितने हैं? टू बैलेंस कैरीड डाउन, 3,60,000, 2,40,000 और 1.5 लाख। ओके, 2 लाख प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 18,880 प्लस 5,120, 2,52,000। यहां पे ऑटोमेटिकली 2,50,000 हो चुका है। उसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3,78,000
और यहां पे भी ऑटोमेटिकली आपका टोटल 3,78,000 ही होगा। चलो एक सेकेंड, $3,78,000 डन हो चुका क्वेश्चन। कैपिटल ए बी सी 3,60,000, 2,40,000 और 1.5 लाख, टोटल मिला के 7.5 लाख। ओके, और कुछ छूट रहा है क्या? देख लेते हैं। जो पुराने बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं उसको उठा के न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। जनरल रिजर्व उड़ गया, WCR उड़ गया, IFR उड़ गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपए, सेम का सेम, नो चेंज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,00,000, सेम का सेम, नो चेंज। अब एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड कुछ ऐसा मेजर चेंज आया है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक लिख दिया। बिल रिसीवेबल 70,000 लिखना है, बाकी सब तो लिख दिया। बिल रिसीवेबल 70,000, ओके। कैश एट बैंक का टोटल हिसाब कर लेते हैं। सर देखिए, यहां तक तो हमने समझ लिया था, फिर ए लेके आएगा और बी भी लेके आ रहा है। सर अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता था पार्टनर्स ने गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लिया, तो भैया जितना विड्रॉ किया वो उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना और बैंक में से माइनस कर देना। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता था पार्टनर्स ने कुछ गुडविल का शेयर विड्रॉ किया है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, दैट इज बैंक में से माइनस, पार्टनर में डेबिट। 76805120, 7680 और 5120। चलो जो माइनस है उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। 40,000 प्लस 15,000 माइनस 2,000 प्लस 7680 प्लस 5120 और प्लस सी कैपिटल। सी कितना लेके आ रहा है? 1,70,000 रुपए। 2,35,800, 2,35,800, 2,35,800। चलो टोटल करते हैं बैलेंस शीट का। 7.5 लाख प्लस 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, 9,40,000। इधर भी कितना होना चाहिए? 9,40,000। बैलेंस शीट इज टैलीड। ओके, हमारी बैलेंस शीट अब टैली हो चुकी है। अब सर जो एक्सेट्रा बातें करनी थी वो कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट में बात कर लेते हैं। पार्टनर डिसाइडेड दैट कैपिटल विल बी प्रोपोर्शन ऑफ न्यू पीएसआर बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर सिर्फ प्लेन लाइन है कि पार्टनर्स ने एग्री किया कि कैपिटल प्रोपोर्शनल रहेंगे पीएसआर में, तो हमारा अजम्पशन है बाय ब्रिंगिंग इन और बाय विड्रॉइंग कैश। तो इसका सेम इफेक्ट जैसा हमने किया वैसा का वैसा डिट्टो होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सर अगर करंट अकाउंट बोलता था तो 76805120 बैंक के जगह आप करंट अकाउंट लिखते थे और बैंक में जोड़ने के जगह उसको करंट अकाउंट में जोड़ते थे और बैलेंस शीट के एसेट साइड लिख देते थे। तो मोटा मोटी बैंक में जाने के जगह वो करंट अकाउंट में जाता था
बैंक एसेट साइड में आता है तो करंट अकाउंट भी एसेट साइड में ही आते थे, ठीक है। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट द न्यू कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शनेट ऑफ द न्यू पीएसआर एंड द न्यू कैपिटल विल बी 10 लाख। देखो यहां पे ना 10 लाख दे दिया गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ता था, मेरे को 10 लाख को न्यू पीएसआर में बांटना पड़ता था और फिर मुझे कंपेयर करना पड़ता था मेरे एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल से। दोनों या तो पैसा लेके आते थे या कोई ना कोई पैसा लेके जाता था, ठीक है। यहां पे इस क्वेश्चन में मैंने न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया था, फिर मैंने न्यू कैपिटल को बांट दिया ए बी सी के बीच में। इन दिस क्वेश्चन न्यू कैपिटल गिवन है, आपको उस न्यू कैपिटल को ए बी सी के बीच में बांटना है, कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ, और डिफरेंस या तो पैसा लेके आएंगे या तो पैसा लेके जाएंगे। अब सर अगर क्वेश्चन बाय ब्रिंगिंग इन कैश ही लिखता था तो हम क्या करते थे? सिंपल है बेटा, जब क्वेश्चन आपको बोलते ना ब्रिंगिंग इन कैश, मतलब क्वेश्चन चाहता है सारे पार्टनर पैसा लेके आएंगे। तो ऐसे सिनारियो में हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी। तो ए बी सी का ए का कितना है 352, इसका 234, इसका 1.5 लाख। हाईएस्ट किसका है 3,52,000, हाईएस्ट एक का है। ओके, तो एक सिंपल लाइन है, सिर्फ अगर उसने लिखा ब्रिंगिंग इन कैश तो मुझे हाईएस्ट वाले कैपिटल को बेस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा लिखता है ना ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, तो मुझे एडमिशन चैप्टर में न्यू पार्टनर को बेस लेना पड़ता है। सर बोलना क्या चाहते हो, बता रहा हूं। 3,52,320 ए का हाईएस्ट है, ए का हाईएस्ट है 3,52,320। अब आपका न्यू कैपिटल कितना होगा 3,52,320 इंटू ए का रेसिप्रोकल शेयर क्या है 25/12। तो मेरा न्यू कैपिटल हो जाता था 7,34,000, और ये 7,34,000 को मैं न्यू पीएसआर में बांटता था, इसको मैं फिर न्यू पीएसआर में बांटता था ए बी सी, और मैं कंपेयर करता था एक्चुअल के साथ। ऑन कंपैरिजन आपको समझ में आ जाता था। ठीक है मुन्ना, इज एवरीवन क्लियर? डन। हाईएस्ट वाले को लेना जब क्वेश्चन सिर्फ लिखता है ब्रिंग इन कैश, बट ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग बोलता है तो एडमिशन चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर को लेना है। ये बेसिक चीजों का फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है, ध्यान देना। सर अब क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में IFR 15,000 का है। चलो तो IFR अकाउंट डेबिट, क्योंकि IFR को राइट ऑफ तो करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट है 25,000 की। तो 25,000 की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है 10,000। कितने से कम हुआ 15,000 से कम हो गया। आई रिपीट, IFR 15,000 से डेबिट होगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, एसेट, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, डेबिट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो 25,000 की चीज 10,000 हो गई, तो कितने से कम करना है 15,000 से। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000।
क्या स्क्वायर ऑफ हो गया? हाँ, 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट। यहां पे आते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 25,000 की चीज 5,000 हो गई, मतलब 20,000 से कम हो गई। क्रेडिट साइड कम रहता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो लिखते हैं। डेबिट साइड कम रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड 5,000 और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का न्यू वाला वैल्यू लिखना है हमेशा। बैलेंस शीट में हमेशा इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू लिखना है। अब सर देखिए, यहां पे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 25,000 से 35,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और सर जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है तो आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, और जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। डन है यहां तक सबको? तो लास्ट वाला एग्जांपल ध्यान से, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर बढ़ गया तो जितना बड़ा रीवैल्यूएशन में डाल देना और आईएफआर को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देना। डन। अब सर क्लेम की बात करते हैं। इतना याद रखना, क्लेम बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड लिखना जरूर। क्लेम बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड लिखना जरूर। ओके, तो WCR दोनों अकाउंट में, दोनों एग्जांपल में डेबिट होंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा 30,000। क्लेम एक लाइबिलिटी है, तो टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितना है? 30,000। यहां पे क्लेम कितना है? 60,000। जितना क्लेम रहेगा उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिख देना। अब अगर मेरा क्रेडिट साइड कम होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, डेबिट साइड कम रहता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। ठीक है, डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोविजन की बातें करते हैं। सर क्वेश्चन ने हमें बताया है बैड डेट्स 2,000 है एडिशनल वाले, और आपका ओल्ड प्रोविजन है 5,000 रुपए का, और आपका डेटर है 1,00,000। चलो सेम चीज, बट अब प्रोविजन, प्रोविजन आपका चेंज हो चुका है, प्रोविजन 3% चाहिए। तो चलो पहले तो भाई कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, बैड डेट्स एडिशनल बैड डेट्स, यहां पे प्लस डेटर में से माइनस, लेस ओल्ड प्रोविजन जो कि बैलेंस शीट में गिवन रहता है, एड न्यू प्रोविजन। अब न्यू प्रोविजन फॉर्मूले में ऐड डेटर में से माइनस। चल, तो बैड डेट 0 है, एडिशनल बैड डेट 2,000 है, मेरे डेटर 1,00,000 थे, 1,00,000 में से 2,000 माइनस, तो 98,000। ठीक है सर, ओल्ड प्रोविजन गिवन है 5,000 और न्यू प्रोविजन है 3%, तो 98,000 का 3% कितना होता है? 2940। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2940। चलो लेते हैं यहां पे 98,000 में 2940, तो आपका डेटर कितना दिखेगा? 95,060। और यहां पे 2,000 प्लस 2940, 4,940 में से 5,000 माइनस 60 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट जाएगा।
पॉजिटिव फिगर रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, नेगेटिव फिगर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड हम सिर्फ 60 रुपए लिख देंगे। नो नीड फॉर प्रोविजन, क्वेश्चन हमें बोल रहा है प्रोविजन की जरूरत नहीं है। ओ मतलब मेरे बैलेंस शीट में 5000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, बैलेंस शीट में 5000 का प्रोविजन बना हुआ है। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि डेटर्स अच्छे, प्रोविजन की नीड नहीं है। प्रोविजन की नीड नहीं है तो फायदा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। और नई वाली बैलेंस शीट में प्रोविजन रहेगा ही नहीं, तो डेटर सिर्फ 1 लाख रुपए दिखेगा। अब सर अज्यूम कर लेते हैं कि डेटर 1 लाख है, बैलेंस शीट में प्रोविजन है ही नहीं। अभी दिख रहा था ना 5000, मान लो प्रोविजन है ही नहीं। एडिशनल बैड डेट्स 2000, न्यू प्रोविजन 10,000, कुछ नहीं। बैड डेट 0, एडिशनल बैड डेट्स 2000, फॉर्मूले में ऐड, डेटर में से माइनस। ठीक है, फिर ओल्ड प्रोविजन 0 है, ओल्ड प्रोविजन 0 है, न्यू प्रोविजन कितना होगा? 98,000 का 10% आपका न्यू प्रोविजन होगा 9,800, तो इधर हो जाएगा 9,800। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कितना जाएगा? 10,800। और आपका बैलेंस शीट में डेटर कितना दिखेगा? 1 लाख में से 2,000 चले गए, 1 लाख में से 2,000 चले गए, 1 लाख में से 2,000 चले गए, कितना बचा है? 98,000। 98,000 में से नया प्रोविजन हटा दो 9,800 का, तो आपका कितना बचा? 88,200 आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा डेटर। डन, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं रिटायरमेंट के तरफ। ऐसे ही मास्टर क्वेश्चन हम रिटायरमेंट में भी करेंगे और एक और मास्टर क्वेश्चन हम डेथ में करेंगे। सर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इसी वीक में अपलोड होगा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।